नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 12 सितंबर को नोएडा आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रशासन तैयारी में जुटा। सर्राफा हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में घायल। और त्यागी भूमिहार समाज ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा आ सकते हैं। दरअसल यहां इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसी का उद्घाटन करने आ सकते हैं। भारत 48 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की खबरों का युग करवट करता है पोस्टमार्टम। खबरों का पोस्टमार्टम देखने के लिए चलते हैं आशिक त्यागी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट पर एक खास कार्यक्रम खबरों का पोस्टमार्टम लेकर आया हूँ। 5 सितंबर के हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे बुलेटिन को 2500 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। रिव्यूज़ हम मिले हैं। इस प्यार के लिए, समर्थन के लिए, सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, शुरुआत एक दुखद खबर से। लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्ण नाथ सीट से विधायक थे अरविंद गिरी। आज सुबह हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बिल्कुल स्वस्थ थे, किसी तरह की बीमारी उनको नहीं थी। घर से बिल्कुल ठीक ठाक लखनऊ के लिए निकले थे। रास्ते में तबीयत बिगड़ी, ड्राइवर ने नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके परिवार के, उनके समर्थकों के लिए हम शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरी खबर नोएडा से है और नोएडा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा आ सकते हैं। उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट का उद्घाटन करने आ सकते हैं। यहाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि 48 साल बाद भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। इसमें 40 देश भाग लेंगे। बहुत बड़ा आयोजन है, इसीलिए प्रधानमंत्री के आने का चर्चा हुई है, अनेक चर्चा हुई है। भारत में आखिरी बार 1974 में ये कार्यक्रम किया गया था। तीसरी जो खबर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो हमारे, आपके और सभी भारत के तमाम नागरिकों के लिए बेहद चिंता की बात है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी खबर आपको डराने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको सचेत करने के लिए होती है, आपको सावधान करने के लिए होती है, आपको सतर्क करने के लिए होती है, ताकि समय रहते कदम उठाकर आप उस आने वाली समस्या से बच सकें, उसका सामना न करना पड़े। चिंता की बात यह है कि भारत, खासकर उत्तर भारत के कई राज्य तेज़ी से पानी से विहीन होते जा रहे हैं। हमारा भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है। एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक 28 साल बाद गुजरात, यूपी, राजस्थान जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आप अभी भी देखते हैं, गर्मी के दिनों में मीडिया में तमाम रिपोर्ट आती हैं, अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, पीने के पानी के लिए कैसे मारामारी मचती है। कई बार बताया जाता है कि कई शहर ऐसे हैं जहां ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं बचा है। लेकिन हम लोग सुधर नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। पानी की बर्बादी हमारा शौक़ है, इसे हम अपना स्टेटस समझते हैं। 28 साल बाद पानी नहीं मिलेगा और लोग गर्मी से झुलसेंगे। गर्मी इतनी पड़ेगी कि सड़कें और छत भी पिघलने लगेगी। और यकीन मानिए, ये बात झूठ नहीं है। हम अभी जानते हैं कि 40-45 से ऊपर पारा हमारा चला जाता है और 50 से ऊपर जाएगा तो क्या हाल होगा। अभी भी उत्तर भारत में कई ऐसे शहर हैं जहाँ गर्मी में ज़मीन के अंदर का पानी सूख जाता है। पीने के पानी के लिए आदमी संघर्ष जो करता है उसकी तस्वीरें डराती हैं, मगर हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे अपील है, कृपया पानी बचाएं, व्यर्थ पानी ना जाने दें। आने वाली पीढ़ी इस पानी के लिए बहुत तरसेगी और बहुत लंबा संघर्ष, बहुत कड़ा संघर्ष उसे करना पड़ेगा। अगली खबर बिहार की राजनीति से है। मैंने कल भी आपको बताया था कि बिहार देश की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं। सोमवार को राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। आज मंगलवार को सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की है, बात की है, चर्चा को आगे बढ़ाया है।
नीतीश अगले लोकसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। हालांकि नीतीश इससे खुद इनकार करते हैं, लेकिन जो सारे सिम्टम्स हैं, जो सारी संभावनाएं हैं वो यही हैं कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा नीतीश ही हो सकते हैं, मोदी को टक्कर नीतीश ही दे सकते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं जो लोग राजनीति के जानकार हैं वो बताते हैं कि कुछ ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ही क्यों मोदी के सामने विपक्ष का सबसे सशक्त और सबसे मजबूत चेहरा हो सकता है। पहला है उनकी छवि। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, दामन में एक दाग नहीं है। उनकी ईमानदारी पर विपक्षी दल भी सवाल नहीं उठा सकते। बेदाग छवि है, मजबूत छवि है, ईमानदार छवि है, और इसी छवि के बलबूते वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दूसरा है कि वो लोगों को लेकर चलते हैं, मिलकर चलते हैं, वो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, अड़ते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, ममता हो या केसीआर, देवगौड़ा भी अब तो उनके साथ आ गए हैं। उनकी स्वीकारता जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं में है, जो ममता पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, केसीआर पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, अब कांग्रेस भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है। ये चारों मिलकर एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बात अगर नीतीश की आती है तो कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में आती है, समझ में आती है कि कांग्रेस भी नीतीश के नाम पर आ जाएगी और बाकी विपक्षी नेता भी नीतीश के नाम पर एक मंच पर आ सकते हैं। और इसीलिए 24 का चुनाव अगर विपक्ष को दिलचस्प बनाना है तो उसको एक ऐसा ही चेहरा सामने लाना होगा जो मोदी के चेहरे से टक्कर ले सके। अगला कारण जो नीतीश को मजबूत बनाता है वो है ओबीसी फैक्टर। नीतीश खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार से बाहर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य हैं, गुजरात भी उनमें शामिल हैं, जहाँ कुर्मी वोट जो है वो मजबूत वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है और भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है। अब नीतीश कुमार क्योंकि खुद कुर्मी हैं तो संभावना जताई जा रही है कि भाजपा के इस परंपरागत बड़े वोट बैंक में वो सेंध लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटों पर इसका असर डाल सकते हैं। अनुभव भी उन्हें बहुत लंबा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। 15 साल तक किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात होती है। संगठन लगातार चलाए हैं, लंबे समय से जेपी आंदोलन से राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़ा लंबा अनुभव है और यही अनुभव उन्हें मोदी के सामने एक सशक्त चेहरा बनाता है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर मैंने बताया कांग्रेस के नाम पर सहमत नहीं है, तो कांग्रेस इनके नाम पर सहमत नहीं है, लेकिन नीतीश के नाम पर सब एक मंच पर आने की तैयार कर रहे हैं। हो सकता है एक साथ आएँ और चाहे नीतीश कितना भी मना करें, उनके जो दौरे हो रहे हैं, जो नेताओं की बातचीत हो रही है, वो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं लक्ष्य 2024 नीतीश के सामने है। गाजियाबाद से जुड़ी 2 घटनाएं आपको बताता हूँ। आप सोच नहीं सकते कि कोई महिला इतनी निर्दयी हो सकती है, इतनी बेरहम हो सकती है। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला अपने कुत्ते के साथ थी। लिफ्ट में बच्चा था छोटा, कुत्ते ने बच्चे को काटा और उस बेरहम महिला ने कुत्ते को रोका तक नहीं, पकड़ा तक नहीं, बच्चे को गोद में उठाया तक नहीं, उसे पुचकारा नहीं, उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, हो सकता है कल परसों में गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन ये घटना डराती है। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। उस महिला को हृदय दिखाना चाहिए था, दया दिखानी चाहिए थी, अपने पालतू कुत्ते को रोकना चाहिए था। ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस तरह की वारदात ना करें, इस तरह की घटनाओं को ना करें, समाज को गलत संदेश जाता है। यूपी में आज त्यागी और भूमिहार समाज ने बड़ी ताकत दिखाई है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में जो तस्वीरें, जो वीडियो हमारे सामने आ रही हैं, लगभग हर जिले की आई है। हर जिले के जिला मुख्यालय पर त्यागी भूमिहार समाज ने प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत दिखाई है। भीड़ काफ़ी उमड़ी है। श्रीकांत त्यागी के मामले पर है, आप जानते हैं नोएडा का श्रीकांत त्यागी मामला आजकल हाइप पे है। श्रीकांत की मामी इंगला त्यागी को न्याय दिलाने की मांग पर, उसकी पत्नी अनमोल, बच्चों को न्याय दिलाने की मांग पर त्यागी समाज ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है। अब सबकी नज़र 9 तारीख को है। 9 सितंबर को सिवाय टोल को फ्री करने की घोषणा त्यागी समाज, भूमिहार समाज कर चुका है। उस दिन देखेंगे क्या होता है और सरकार का क्या पे आज के प्रदर्शन के बाद निर्णय आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आज का खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ में ये भी बताइए कि आप क्या और देखना चाहते हैं, क्या हम और नए सुधार कर सकते हैं। आज का बुलेटिन आपका कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारी ताकत है। नमस्कार। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। अयोध्या को नगर पालिका बनाने पर भी सहमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। इसमें विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में 15 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इसके साथ ही नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश में 4 नई नगर पंचायत को मंजूरी मिली। अब इसको मिलाकर प्रदेश में कुल 756 पंचायत हो गई है। फर्रुखाबाद के काम्पिल तक सीमा विस्तार, संकीसा को नगर पंचायत बनाया जाएगा। अयोध्या मां कामाख्या नगर पंचायत बनेगी। इसके साथ ही देवरिया और अलीगढ़ नगर निकाय का भी सीमा विस्तार होगा। प्रदेश के किसानों के लिए खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए 152 करोड़ राशि के जरिए 24 करोड़ किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। इस पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। पर्यावरण संरक्षण और विष रहित खाद्यान्न किसानों को उत्पादन हो सके, इसके लिए बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स पर यह हमारी यहाँ राज्य की 9 IPM प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उसमें 75% अनुदान पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना और बायो एजेंट्स शामिल हैं। दूसरा, खरपतवार कीट रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए इसमें बीज शोधन के रसायन भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को खरपतवार कीट रोग के नियंत्रण हेतु 50% अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। 22-23 में 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनुदान दिया जाएगा, जिसमें किसानों को आगे आने वाली फसलों के लिए जो कीटनाशक की आवश्यकता होगी वह उससे सुलभ कराए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके साथ गृह, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसी माह के दूसरे पखवाड़े में विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक बच्चे के साथ बहुत बुरी घटना हुई। यहां राजनगर एक्सटेंशन के एक सोसाइटी की लिफ्ट में महिला अपने कुत्ते के साथ थी। लिफ्ट में छोटा बच्चा भी था। महिला की मौजूदगी में कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, मगर महिला ने उसे रोका तक नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गाजियाबाद के एक वीडियो ने सबको बेचैन कर दिया है। ये वीडियो थाना नंदगाम क्षेत्र की राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है। इसमें एक महिला अपने कुत्ते को लेकर लिफ्ट में जा रही थी। उसी कुत्ते ने लिफ्ट में मौजूद एक बच्चे को काट लिया, लेकिन महिला का दिल नहीं पसीजा। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा दर्द से करा रहा है। महिला ने मासूम बच्चे को एक बार देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते से सोसाइटी के लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि लिफ्ट में मालकिन की मौजूदगी में बच्चे को कुत्ते ने काटा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर है। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। त्यागी भूमिहार समाज ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया।
तकरीबन हर जिले में मुख्यालय पर धरना दिया गया। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर भी जमकर हंगामा हुआ। यहां लोग अंदर तक घुस गए और नारेबाजी की। नोएडा के श्रीकांत त्यागी मामले पर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। सभी जिला मुख्यालयों पर त्यागी भूमिहार समाज ने प्रदर्शन किया। हापुड़ में लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। पेड़ दिखाने को अगर हम लोग इन बातों से विचलित होकर घरों में बैठेंगे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, शामली से लेकर आगरा, अलीगढ़, बनारस तक प्रदर्शन हुए। अब 9 तारीख को सिवाय टोल पर समाज कब्जा करके इसे वाहनों के लिए फ्री करने की घोषणा कर चुका है। गाजियाबाद में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां 11 बजे से लेकर 2 बजे तक धरना चला। इसके बाद लोग कलेक्ट्रेट में घुस गए। यहां डीएम ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। एडीएम सिटी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया। इसके बाद लोगों ने अपना ज्ञापन उनको सौंपा। कलेक्ट्रेट में लगभग आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। इस दौरान कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी डरे सहमे से दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी में लूट के दौरान सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कर्मियों के कांधों का सहारा लेकर चल रहा यह व्यक्ति सर्राफा हत्याकांड का आरोपी है। लोनी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इसको गोली लग गई। इसने अपने साथियों के साथ सर्राफा व्यापारी को लूटने का प्रयास किया था, मगर पब्लिक ने वहां निर्दयता दिखाई और बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान पब्लिक ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हाथ दिया। दूसरा बदमाश जो उस घटना का आरोपी है, वो पुलिस के हत्थे लोनी में चढ़ा, जहां पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में उसे गोली लगी है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने पूरी घटना की जानकारी दी है। कल रात को थाना लोनी क्षेत्र में चौकी डीएलएफ अंकुर विहार में एक घटना हुई थी, जिसमें एक सराफा का काम करने वाला सकेंद्र यादव, उसकी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ एक घटना की थी और लूट के उद्देश्य से उस पर चाकू से वार किए थे और उसको एक गोली भी लगी थी, जिसके बाद अधिक रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी अस्पताल में उपचार के दौरान। तो उस प्रकरण में जनता के सहयोग से एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा था संदिग्ध अवस्था में। उससे वो हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। इसी घटना में एक और व्यक्ति जो उसके साथ था, जिसका नाम रूपेश है, आज उसको चौकी विजय विहार क्षेत्र में आज उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसके दोनों पैरों में उसकी गोली लगी है। और इन लोगों ने ये घटना लूट के उद्देश्य से कारित की थी। हालांकि ये लूट कर नहीं पाए थे और ये वहां से एक बदमाश भागने में सफल रहा था, जिसको आज थाना लोनी की टीम ने और एसओजी ग्रामीण ने पकड़ा है और मुठभेड़ के उपरांत, और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना दिल्ली पहुंची। वो 4 दिन तक यहां रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। शेख हसीना ने भारत के साथ अपने मित्रवत संबंधों की सराहना की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने शेख हसीना से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा मित्र है। जब भी मैं भारत आती हूँ तो यह मेरे लिए खुशी की बात होती है। At the new dawn of the Amrit Kaal for the next 25 years, I extend our best wishes to India moves forward towards attaining resolution made for Atma Nirbhar or the self-reliant Bharat. Today, my distinguished colleague, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, and I have just concluded another round of fruitful discussion. बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष
6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। खासकर इसलिए कि हम हमेशा अपनी मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के योगदान को याद करते हैं। हमारे बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। श्री राधा संकीर्तन मंडल ने राधा षष्ठी संकीर्तन के आयोजन का फैसला लिया है। यह कार्यक्रम 11 सितंबर को श्रीनाथ पैलेस में किया जाएगा। यहाँ राधा रानी का भव्य दरबार भी बनाया जाएगा। अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल द्वारा 11 सितंबर को श्रीनाथ पैलेस में श्री राधा षष्ठी संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि संकीर्तन सम्राट मुरलीधर मल्होत्रा ने 50 वर्ष पहले श्री राधा माधव संकीर्तन की नींव रखी थी। आज देश भर में इसकी 26 शाखाएं हैं जो साल भर कहीं ना कहीं इसका आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में 11 सितंबर को मंडल द्वारा श्री राधा रानी का षष्ठी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मंडल की सभी शाखाओं से जुड़े लोग उपस्थित होंगे। छात्री है हमारी ठाकुर जी की, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। अगर आपको भगवान को खुश करना है तो राधा जी का नाम लीजिए, राधा जी को याद कीजिए तो आपको भगवान स्वयं ही मिल जाएंगे, उनके आशीर्वाद आपको स्वयं मिल जाएंगे। अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, इसमें हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इसके अंदर सब बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करें और हमारा। मंडल के उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तक संकीर्तन किया जाएगा और उसके बाद भोग आरती कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस मौके पर श्री राधा रानी का भव्य दरबार सजाया जाएगा और संकीर्तन मंडल द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में लड्डू महोत्सव जारी है। मंगलवार को गणपति के 7वें स्वरूप की पूजा की गई। विनायक स्वरूप का अभिषेक महंत नारायण गिरी ने किया। यह समारोह 9 सितंबर तक चलेगा। साहिबाबाद थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की ब्रेजा कार बरामद की गई है। साथ ही फर्जी आरसी और नशे की 1800 गोलियां भी मिली हैं। नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अपर नगर आयुक्त अरुण यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 24 से ज्यादा समस्याएं सामने आई। अपर नगर आयुक्त अरुण यादव की अगुवाई में संभव कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस सुनवाई के दौरान नगर निगम में कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद नगर निगम में हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जन सुनवाई हुई। इस दौरान करीब 2 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इन सभी शिकायतों का निस्तारण 3 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। साहिबाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। राह चलते लोगों ने इस घटना की वीडियो बना ली। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।